अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद शुएब ज़ाहिर एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। ये हमारी सीरीज़ का पहला लेक्चर है फिज़िक्स के हवाले से, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 10th। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले वाइब्रेटरी मोशन। बच्चे, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, टू एंड फ्रो मोशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। के जो किसी बॉडी की आगे पीछे हरकत है, जो मेन पोजीशन से या तो वो आगे होता है या पीछे मूव करता है, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे SHM भी कहते हैं, ये बेटा एक पीरियाडिक मोशन है। अब पीरियाडिक मोशन क्या होती है? ऐसी मोशन जो कि बार बार रिपीट हो, उसे पीरियाडिक मोशन कहते हैं। और बेटा ऐसी मोशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा, वो क्या है? एक ऐसी पीरियाडिक मोशन है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स काम करती है। कौन सी फोर्स काम करती है? रीस्टोरिंग फोर्स। ये अभी डिटेल हम पढ़ेंगे इसके आगे जाके कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी पीरियाडिक मोशन है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो काम कर रही है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेसमेंट के। जितना एक बॉडी को डिस्प्लेस किया गया, डिस्प्लेस का मतलब हटाया गया है, एक मेन पोजीशन से, मेन पॉइंट से जितना आपने किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया होगा, हम उसे कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो जाए रीस्टोरिंग फोर्स, लेकिन अगर मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। तो टू मेन कंडीशन है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो रीस्टोरिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ऑब्जेक्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट बेटा क्या है कि हमेशा क्या होनी चाहिए? टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। इसकी सिंपल डेफिनेशन दूसरी ऐसे भी की जा सकती है कि ये क्या है? एक ओसिलेटरी मोशन है। एक ओसिलेटरी मोशन जिसमें कोई बॉडी ओसिलेट कर रही है। ओसिलेटरी मोशन है जिसमें बॉडी ओसिलेट करती है मीन पोजीशन के गिर्द, जिसके अंदर क्या काम कर रही है? रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, जबकि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। मिसाल के तौर पर मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो बेटा कंडीशन अभी मैंने आपको बताई कि जो बॉडी एग्जीक्यूट करती है, बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है, उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज अगर हैं, तभी हम उस मोशन को क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएं, एक्सेलरेशन भी बढ़ जाए। जितना डिस्प्लेसमेंट कम करें, एक्सेलरेशन भी कम हो जाए। और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होना चाहिए? टुवर्ड्स होना चाहिए मीन पोजीशन। टुवर्ड्स द मीन पोजीशन के हमेशा एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ ही बॉडी को क्या करवाए? मूव करवाए। एम्पलीट्यूड डज नॉट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कि अगर आप किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन की, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। कि एम्पलीट्यूड डज नॉट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कि अगर हम एक ऑसिलेशन को कंसीडर कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब आ जाता है बेटा एक्सप्लेनेशन। कंसीडर करें एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। बेटा ये आपको नजर आ रहा है, ये एक है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपको एक स्प्रिंग दिखाया गया है और एक मास दिखाया जो कि हॉरिजॉन्टली एक उफकी तौर पर एक जमीन के ऊपर पड़ा होगा, एक जो बेसिकली बेस के ऊपर पड़ा होगा। अगर फर्ज कर लें एक बॉडी का मास m है, उसे एक हेलिकल स्प्रिंग से अटैच किया गया है और उसकी मेन पोजीशन है O, जिस जगह पर ये है, इसकी मेन पोजीशन है बेटा O। अगर हम इसे O से डिस्प्लेस कर कर हटा कर O से कहाँ ले जाते हैं? एक पोजीशन A की तरफ ले जाते हैं। यानी कि हमने यहाँ से इसे हटाया और खींच कर इसे यहाँ तक ले आए, यानी हमने उसे डिस्प्लेस कर दिया। उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर कर कहाँ पे ले गए? A पोजीशन पर। जैसे ही हम O से A की तरफ बेटा मूव करेंगे,
तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। ये इंटर कन्वर्जन चलेंगी। ये अब कब कौन सी एनर्जी कब कन्वर्ट होती है ये भी हम आपको बताएंगे। तो मेन पोजीशन से बेटा जब कुछ चीज मूव करती है तो ड्यू टू मोशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन ड्यू टू काइनेटिक जो एनर्जी है ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से ये वाली जो एनर्जी होगी जब हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन ओ से ए की तरफ एक बॉडी को मूव करवा रहे हैं, क्योंकि वो मूव कर रही है इसी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये कहाँ से आई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। यानी जब हम बॉडी को ओ पोजीशन से ए पोजीशन की तरफ लेकर गए तो इस दौरान जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और जैसे ही हम मास को ओ से ए की तरफ लेके जाएंगे तो इस दौरान जो फोर्स होगी वो एनर्जी जो होगी वो स्टोर होगी स्प्रिंग के अंदर एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो जिसे हम बाद में क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। जब उसे रिलीज करेंगे तो वो एक फोर्स लगाएगी एनर्जी, जिससे क्या होगा, आपका जो मास होगा वो मूव करेगा पॉइंट ए से ओ की तरफ। तो बेटा बेसिकली क्या हुआ है, हमने जब इसे क्या किया है, ओ से ए की तरफ डिस्प्लेस किया है विद सम काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। लेकिन स्प्रिंग ने कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर की, जिसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कब हुआ, जब हमने ओ से बॉडी को ए की तरफ मूव करवाया। फिर इसके बाद जब बेटा हमने ए पोजीशन पर आकर बॉडी को छोड़ा, तो जैसे ही बॉडी को छोड़ेंगे तो ये क्या करेगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट होगी तो बॉडी ए से ओ की तरफ मूव करेगी, और ये मूव करवाने वाली जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये वो एनर्जी की वजह से लगी है फोर्स जो कि स्प्रिंग ने क्या की थी, अपने अंदर स्टोर की थी। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो पॉइंट ओ पर पहुंचेगी, पॉइंट ओ पर पहुंचने के बाद उसके पास एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, इनर्शिया की वजह से वो ओ पॉइंट पर नहीं रुकेगी, वो ओ पॉइंट से आगे मूव करते हुए बी पॉइंट तक चली जाएगी। जब वो बी पॉइंट तक जाएगी तो उसमें दोबारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जब दोबारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी तो दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगी और उससे बॉडी को दोबारा बी से कहां फेंकेगी, ओ की तरफ फेंकेगी। तो इस तरीके से ये आपकी मोशन जारी रहेगी जब तक के एनर्जी टोटली कंज्यूम ना हो जाए, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपका मास रुक जाएगा। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये जो मास है कयामत की दीवारों तक क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। खैर, तो बेटा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हुक्स लॉ। अच्छा यहां से पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द पोटेंशियल एनर्जी, ड्यूरिंग दिस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब हमने बेटा क्या किया था, हमने एक मास m को रिलीज किया पॉइंट ए से, तो ए से ये ओ की तरफ मूव करेगा, जिसके दौरान बेटा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी। और मैं आपको बताया था मैंने, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब मास m ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी, ये किस वजह से बेटा, क्योंकि बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, रीस्टोरिंग फोर्स। और जब बॉडी एट अ पॉइंट ओ पे पहुंच जाएगी तो क्या होगा, ये पॉइंट बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। वजह बेटा क्या है, इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी। इसके इनर्शिया की वजह से ये पॉइंट ओ पे रुकेगी नहीं, बल्कि बी की तरफ मूव कर जाएगी। बी की तरफ मूव करते हुए बेटा दोबारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर होना शुरू हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यूज होकर खत्म होना शुरू हो जाएगी। और रीस्टोरिंग फोर्स दोबारा क्या करेगी, पुश करेगी या पुल करेगी किसको, टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ की तरफ। तो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये एक आपकी ऐसी फोर्स है जो कि किसी बॉडी को पुश करती है या पुल करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम आगे डेफिनेशन में भी देख लेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास एप्लीकेबल है वो क्या है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेटा हमेशा एक इलास्टिक लिमिट में होता है कि अगर आपने स्प्रिंग को
देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं इस कंडीशन के अंदर, तो हमेशा एक लिमिट में रहना चाहिए। अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाएगी, आपने पढ़ा था स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे स्ट्रेन बढ़ेगी, जितना आप स्ट्रेस कम करेंगे स्ट्रेन कम हो जाएगी। लेकिन ये सब के सब क्या था, इलास्टिक लिमिट के अंदर। लेकिन बेटा अगर बहुत ज्यादा अगर आप क्या करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे, तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन कर देगा, जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। और हुक्स लॉ हमेशा किसके अंदर होता है बेटा, एक इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है। इफ द बॉडी डिस्प्लेसमेंट x, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x हो और फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अगर F हो, तो बेटा हुक्स लॉ के मुताबिक जितनी आपकी फोर्स ऑफ एक्सटेंशन होगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कि फोर्स जो आपके एक्सटेंशन के लिए लगा रहे हो, जो किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करके या उसे कंप्रेस करने के लिए लगा रहे हो, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन क्योंकि जो फोर्स थी वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, इसी वजह से हम इसके साथ माइनस का एक साइन लगाएंगे, जो कि इंडिकेट क्या करता है कि फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। बेटा ये ड्यू टू एक्सेलरेशन की वजह से है। नेगेटिव साइन बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, वस्ती पोजीशन की तरफ होगा। अब बेटा रिस्टोरिंग फोर्स हमने भी पढ़ी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, द फोर्स दैट पुश और पुश या पुल या धकेले या उसकी तरफ खींचे किसी ऑसिलेटिंग बॉडी को अबाउट मीन पोजीशन, जब वो मीन पोजीशन के तरफ या फिर मीन पोजीशन की तरफ धकेले या फिर उसकी तरफ खींचे। बेटा ऐसी फोर्स जो ये काम करती है उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, यानी ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को वस्ती पोजीशन के तरफ या फिर वस्ती पोजीशन की तरफ खींचे या उसे धकेले, उसे हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। अकॉर्डिंग टू बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है, और इसी तरीके से हमने एक सेकंड लॉ पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए, और वहां पे अगर हम कहें कि किसी बॉडी का अगर मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो सेकंड लॉ के मुताबिक बेटा क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होगा, और ये रिएक्शन होगा उसकी एक्सेलरेशन का। अब देखिए यहाँ पर साइन माइनस का था, जबकि यहाँ पर हमने बगैर माइनस के इंडिकेट किए, तो हम एक्शन और रिएक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों इक्वेशंस को देख लें बेटा, तो इसके मुताबिक क्या होगा, आपकी ये जो फोर्स है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे। तो जब ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स के इक्वल है, तो अगर ये माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों आपस में क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। सिंपल, ये एफ है, ये एफ है, और माइनस एक्स और ये इकट्ठा हमने कर लिया, एफ की जगह पे हमने ए लिख दिया। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के डिस्प्लेसमेंट के। माइनस क्या इंडिकेट करता है बेटा, माइनस इंडिकेट करता है कि ये हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है एक और फार्मूला, हम F इज इक्वल टू एम ए और F इज इक्वल टू के एक्स, उसके जरिए एक फार्मूला अगर निकालें तो हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फार्मूला ये भी आता है। ये अगर आप ना भी लिखें तो कोई इतना इशू नहीं है, जहाँ पे के क्या है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस शोज बेटा जब ये इक्वेशन आ जाए कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो एक्स के और साथ माइनस इंडिकेट करे कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो वो हमेशा बॉडी क्या एग्जीक्यूट करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए फार्मूला आ चुका हुआ है, इसी वजह से ये क्या इंडिकेट करता है कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एट मीन पोजीशन, बेटा याद रखें मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। एक्सेलरेशन मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एक्सेलरेशन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बेटा ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वजह क्या है बेटा, वेलोसिटी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा इसका ऑपोजिट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि बॉडी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर रुक जाएगी।
और काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बेटा एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और इसकी वजह क्या है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। और अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड आएगा वो बेटा ये फार्मूला होगा। ये कैसे आता है, इसकी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है वो आपने नहीं जानी, आपने आज सिर्फ फार्मूला इसमें देखना है। ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो के है वो है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि हुक्स लॉ के जरिए आपको मिलता है। इसी तरीके से बेटा बॉल एंड बाउल सिस्टम, इसके अंदर भी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल आपको मिलती है। क्योंकि देखें बेटा यहाँ पर अगर सेंटर में देखें तो सेंटर के अंदर ओ जो वेट है वो रिजल्टेंट फोर्स के क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल है, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे कहाँ ले जाते हैं, उसे पोजीशन ए की तरफ ले जाते हैं, तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब हम इसे छोड़ते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ये रोल करता हुआ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए यहाँ पे आती है। लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद वो रुकता नहीं है, वो बी की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। वजह क्या है, यहाँ पर आकर उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गई, सॉरी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, और उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से क्या हो गई थी, जीरो हो चुकी थी। क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम थी, इसी वजह से इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से ये बी पॉइंट की तरफ मूव करता है। बी पॉइंट पे जाते जाते इसकी दोबारा क्या होती है, वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, और इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर आकर वेलोसिटी दोबारा जीरो हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और ये बॉडी दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से दोबारा ओ की तरफ मूव करेगा। और इस तरीके से ये मोशन इनफाइनाइट टाइम तक जारी रहेगी अगर फ्रिक्शन ना हो तो बेटा ये था। और इसके अंदर भी बिल्कुल यही इक्वेशन होगी, एक्सेलरेशन होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, जबकि माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये ऑलवेज टुवर्ड क्या होगा, मीन पोजीशन होगा। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, बेटा सिंपल पेंडुलम की मोशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है जो हमने पीछे पढ़ी, बिल्कुल वही चीज है। सिंपल पेंडुलम बेटा क्या है, ये एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसके अंदर एक छोटा सा स्मॉल हैवी बोब होता है, जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, ये इस जगह पर, ये इस जगह पर ये जो आपको दिखाया गया है ये स्मॉल हैवी बोब दिखाया गया है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका हैवी बोब होगा। उसे किससे अटैच किया जाएगा, एक स्पोर्ट से अटैच किया जाएगा, किसके जरिए, एक स्ट्रिंग के जरिए, एक रस्सी के जरिए, एक डोरी के जरिए, जो कि क्या होगी, नॉन फ्लेक्सिबल, यानी कि जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन बेटा क्या है, अगर हम कंसीडर करते हैं एक सिंपल पेंडुलम को जिसका जो स्ट्रिंग है, जो उसकी डोरी है, बेसिकली उसका मास बिल्कुल जीरो है, यानी कि ना होने के बराबर है, और जो एक हैवी बोब है उसका मास m है, उसे एक स्पोर्ट से अटैच किया गया है। अब जो मेन पोजीशन है बेटा वो है उसकी o जो हमने उसे डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने पर हम उसे कहाँ तक ले गए, a पर। हमने कितना डिस्प्लेस किया, अगर इस एंगल से देखा जाए, इस पॉइंट से देखा जाए, रेफरेंस इस पॉइंट को लिया जाए, इस वाली लाइन को, तो ये जो चीज है ये बेटा जितना हमने डिस्प्लेस किया, ये एंगल थीटा, कि हमने इसे इतने एंगल डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट इसका एंगल के अंदर दिखा रहे हैं। उसके बाद बेटा देखिए हमने पढ़ा यहाँ पर एक होती है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, तो वेट की वजह से यहाँ पर क्या था, बॉडी जो वेट नीचे लगा रही थी उतना ही एक्शन का रिएक्शन टेंशन वो डोरी के अंदर था, वो स्ट्रिंग के अंदर था, जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे और इक्वलाइज कर रहे थे। जबकि बेटा इस कंडीशन के अंदर जो डोरी में, स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल है। जब एंगल की बात होगी तो बेटा क्या होगा, एंगल के दौरान आपके रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को देखा जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या थी, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्स, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आप एक एक्स कंपोनेंट के अंदर एक फोर्स को और एक वाई कंपोनेंट में फोर्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब एक्स कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो उसके साथ हमेशा आता है कोस थीटा, और वाई कंपोनेंट में डिवाइड करने पर क्या आएगा, साइन थीटा। अगर आप यहाँ पे देखें आपको इस डायग्राम में नजर आएगा कि जो कोस थीटा यानी एक्स कंपोनेंट है वो टेंशन को क्या कर रहा है,
कैंसिल कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। और जो मूवमेंट है वो किस वजह से हो रही है, एम जी साइन थीटा, यानी कि वाई कंपोनेंट की वजह से मूवमेंट हो रही है। तो बेटा सिंपल ये देखें, आपको वेट दिया गया, वेट इज इक्वल टू था एम जी, वेट भी तो एक किस्म की फोर्स है ना, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो अगर उसका एक्स कंपोनेंट देखें बेटा तो वो हमेशा कोस थीटा में होगा, और जो वाई कंपोनेंट में देखें तो वो क्या होगा, हमेशा साइन थीटा में होगा। अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको नजर आएगा कि जो एम जी कोस थीटा था वो टेंशन को कैंसिल कर रहा था, जबकि मूवमेंट किस वजह से थी, एम जी साइन थीटा की वजह से। तो एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है बेटा, मूवमेंट कॉज कर रहा है, जबकि टेंशन किसके इक्वल थी, एम जी कोस थीटा के। तो एम जी कोस थीटा की वजह से मूवमेंट तो नहीं हुई, मूवमेंट किस वजह से हुई, साइन थीटा की वजह से। तो मोशन ऑफ पेंडुलम किस वजह से थी बेटा, एम जी साइन थीटा की वजह से। तो ये कंपोनेंट तो बेटा था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो चीज के अंदर जो काम कर रही थी वो कर रही थी रिस्टोरिंग फोर्स का काम। और जो मोशन करवा रही है वो कौन सा कंपोनेंट था, ये था एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा मतलब वेट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका जो वाई कंपोनेंट है वो क्या करवा रहा है, बॉडी को मूव करवा रहा है। बिल्कुल उस तरीके से बेटा सारा कंसेप्ट है। ओ से जब हम ए की तरफ लेके गए तो बेटा क्या हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी उसने स्टोर की आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, और जैसे ही हमने ओ से छोड़ा, ए पॉइंट पर लेकर जाकर बॉडी को छोड़ा, तो बेटा क्या होगा, ए पॉइंट पर जाकर जब उसे हम छोड़ेंगे तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी के जरिए एम जी साइन थीटा की वजह से मूव करेगा और ओ की तरफ जाएगा। लेकिन ओ पर पहुंचने के बाद उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वो इनर्शिया की वजह से वहां पे रुकेगा ही नहीं, वो पॉइंट बी की तरफ मूव कर देगा। जब वो पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या स्टोर होना शुरू हो गई है, दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर होना शुरू हो गई है। और जब वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। जब वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी तो बेटा क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होने के बाद, क्योंकि उसके बाद अब मैक्सिमम क्या हो चुकी हुई है, रीस्टोरिंग फोर्स, मैक्सिमम क्या आ चुकी है, रीस्टोरिंग फोर्स, और उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या करेगा, दोबारा पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगा, और इस तरीके से मोशन जारी रहेगी। इस तरीके से आपका ये सारा जो है सिस्टम वर्क करेगा। अब इसके अंदर भी टाइम पीरियड आएगा। अब टाइम पीरियड यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी आएगा। एल फॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या आपने पेंडुलम की लेंथ कितनी लिया, और जी फॉर ग्रेविटी, यानी कि इसमें दो चीजें अफेक्ट कर रही हैं। अगर टाइम पीरियड आप पेंडुलम का लेना चाहते हैं तो उसकी लेंथ और ग्रेविटी, ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेटा मेन फीचर ये है, बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, बॉडी हमेशा एक फिक्स पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करती है। अगर फिक्स पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट नहीं करती तो हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहते। एक्सेलरेशन हमेशा बेटा टुवर्ड्स होती है मीन पोजीशन और हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और याद रखें, जब हम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, मेन पॉइंट ओ से ए या बी की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होकर जीरो हो जाएगी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जिस तरह हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ये चीजें देखी थी, ये सारी अब वर्ड्स के अंदर लिखी हैं कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज आ गई। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन कहते हैं एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से कंप्लीट करती है। यानी कि वो मेन पोजीशन से, अभी यहाँ देखें, बॉडी यहाँ से हमने इसे छोड़ा, बॉडी को यहाँ तक लेके गए, बॉडी को यहाँ से छोड़ा, ये वो इधर गई बॉडी, फिर बी की तरफ आई और बी से वापस इस ओ की तरफ आई। ये क्या थी, एक वाइब्रेशन। सिंपल अगर कहें, ए से आपने बॉडी को छोड़ा, जब बॉडी ए से बी की तरफ जाएगी और बी से वापस कहाँ आएगी, ए की तरफ आएगी, इसे हम कहेंगे एक वाइब्रेशन। एक साइकिल कंप्लीट करने को हम क्या कहेंगे, एक वाइब्रेशन। जितनी साइकिल्स वो रिपीट करेगा उसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने टाइम में जो है वो साइकिल्स या चक्कर कंप्लीट होंगे वो
टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सॉरी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी वो कैसे कंसीडर की जाएंगी, एन से, और एन इज इक्वल टू एफ टी, ये आपका फॉर्मूला होगा वाइब्रेशंस के लिए कि आपने वाइब्रेशन फाइंड करनी है, जहाँ पे एफ क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी और टी क्या है टोटल टाइम जो कि वाइब्रेशंस को लगा है। टाइम पीरियड क्या है बेटा, वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दरकार होगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम है तो इसलिए इसका यूनिट सेकंड। और ये बेटा किसका उल्टा है, रेसिप्रोकल किसका है, फ्रीक्वेंसी का। इसी तरीके से बेटा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमने कहा था एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम होगा वो टाइम पीरियड, लेकिन अगर एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही है ये देखा जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट है बेटा हर्ट्ज, और ये हमेशा रेसिप्रोकल किसका है बेटा, टाइम पीरियड का। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब किसी बॉडी का हम लेते हैं मीन पोजीशन से, इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट मीटर है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन बेटा क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन असल में ये ऐसी ऑसिलेशंस हैं, ये ऐसी मोशन की पीरियडिक मोशन है जिसके अंदर क्या होता है, एक रेजिस्टिव फोर्स आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की ऑसिलेशन को स्टॉप कर देती है। सबसे पहले बेटा डैम्प्ड मोशन। डैम्प्ड मोशन क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड मोशन। कि ऐसी मोशन, ऐसी फोर्स, द रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, एक रेजिस्टेंस की मौजूदगी के अंदर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड मोशन। इसकी सिंपल एग्जांपल है, जब एक कार की ब्रेक लगाई जाती है तो वो उसकी जो मोशन होती है उसे हम डैम्प्ड मोशन कहते हैं। इसी तरीके से बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन, जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही है या वैसे ही ऑसिलेशन कर रही है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन या कोई और फ्रिक्शन की फोर्स प्रेजेंट है, तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे, ऐसी ऑसिलेशन को हम कहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बेटा क्या होगा, आपकी मोशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू होगी, रुक जाएगा, और एक वक्त आएगा कि बॉडी रुक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या चीज कम होती है, एम्पलीट्यूड कम होता है। एम्पलीट्यूड कम होता है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बेटा बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, वो रेजिस्टिव फोर्स के प्रेजेंस में था, ये रेजिस्टिव फोर्स के एब्सेंस में है। मोशन, जितने भी आइडियल सिस्टम है वो सारे के सारे अनडैम्प्ड मोशन को शो करती हैं। इसके अलावा एक न्यूट्रॉन भी अनडैम्प्ड मोशन को शो करता है। एक इलेक्ट्रॉन की भी जो कंसीडर की जाती है मोशन, वो भी अनडैम्प्ड मोशन कंसीडर की जाती है। इसी तरीके से अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होती है बेटा। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ी, वहां पर थी रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिव फोर्स के एब्सेंस के अंदर। वहां पर टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है, जबकि यहाँ पर टाइम के साथ एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आगे आ जाती है हमारे पास बेटा वेव। ये वेव क्या है, वेव इज द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कॉज अ पार्टिकल टू अंडरगो वाइब्रेशन। कि वेव क्या है बेटा, कि एक ऐसा मजर है, एक ऐसी जो है वो फिनोमिना है जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई पार्टिकल क्या करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। क्यों वाइब्रेट करता है, क्योंकि उसके मीडियम को डिस्टर्ब किया गया है। जिस मीडियम का वो पार्ट है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से उसके पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। तो बेटा दो तरह की वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स बेटा वो वेव्स हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। आगे जाता है मैकेनिकल वेव्स, ऐसी वेव जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत हो, मैकेनिकल वेव्स। एग्जांपल बेटा इनकी साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, डिफरेंट किस्म की और जो है वेव्स या वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये भी क्या होंगी, मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल होगी। बेटा दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर पार्टिकल जो मीडियम के वाइब्रेट कर रहे हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, और उनके अंदर बनते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन बेटा क्या होता है, जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे वाइब्रेट करते करते, तो उसे हम कहेंगे, उस एरिया को कंप्रेशन कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा जहां पर पार्टिकल्स
एक दूसरे के बहुत करीब होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। जबकि रेयरफेक्शन मीडियम के वो हिस्सा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जहां पर पार्टिकल्स के जो मीडियम के जो जर्रात होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। इसी तरीके से बेटा वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ असल में दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शंस के दरमियान का डिस्टेंस होता है, यानी कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा, या एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ का यूनिट है बेटा लैम्डा, और इसका यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं उसे लैम्डा से, और उसका यूनिट है बेटा मीटर। ट्रांसफर वेव्स हमने कहा था यहाँ पर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट होगी। कहीं पार्टिकल्स के जो मूवमेंट होगी, वाइब्रेशन, वो मीडियम से ऊपर चले जाएंगे, और कभी पार्टिकल्स जो होंगे वाइब्रेट करते हुए मीडियम के, ओरिजिनल मीडियम के जो है वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ये कभी क्रस्ट की फॉर्म के अंदर आएंगे, कभी ट्रफ की फॉर्म के अंदर, क्रस्ट उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो इस तरह की वेव्स को हम कहेंगे बेटा ट्रांसफर वेव्स। तो ट्रांसफर वेव्स के अंदर क्या होगा, हमेशा जो मूवमेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। पार्टिकल्स हमेशा प्रोपगेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जबकि ट्रांसफर वेव के अंदर बेटा पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं वो परपेंडिकुलर करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर वेव मूव कर रही है उसके अप एंड डाउन मूवमेंट होगी, यानी कि परपेंडिकुलर मूवमेंट होगी। इसके अंदर जो क्रस्ट बनते हैं बेटा, क्रस्ट क्या होते हैं, मीडियम के वो पार्टिकल्स जो वाइब्रेशन के दौरान हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं वो उन्हें क्रस्ट कहा जाता है, जो लोएस्ट पोजीशन पर होते हैं उन्हें ट्रफ कहा जाता है। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियानी जो डिस्टेंस होता है बेटा उसे हम वेव लेंथ कहते हैं, कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है उसे वेव लेंथ कहेंगे, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो फासला है उसे हम वेव लेंथ कहेंगे। तो ये है आपकी वेवलेंथ। बिल्कुल इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसका यूनिट है मीटर। आगे आ जाता है वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। तो शुरू करते हैं वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। जैसे कि बेटा हमने बात की थी कि वेव हमेशा कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब हम किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो जब मीडियम में हम डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे तो उससे क्या होगा, पार्टिकल की वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। जब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास कौन सी एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी। अब जब वाइब्रेशन है तो ये वाइब्रेशन क्या होगी, ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर वाइब्रेशन ट्रांसफर होगी, जिससे क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। और आहिस्ता आहिस्ता जहां से डिस्टर्बेंस पैदा की गई थी वहां से ये पार्टिकल्स जो है वाइब्रेशन को ट्रांसफर क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस। याद रखें कि जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो है वो वेव की होगी, और वेव हमेशा क्या करती है, प्रोपोगेट करती है अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस, यानी कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस। जहां पे हमने डिस्टर्बेंस पैदा की थी मीडियम के अंदर, जो वेव है वो हमेशा वहां से अवे मूव करेगी। एनर्जी ट्रांसफर की बेटा अगर हम बात करें तो एनर्जी ट्रांसफर का वेव के एम्पलीट्यूड पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। जितना हम डिस्टर्बेंस ज्यादा पैदा करेंगे एक मीडियम के अंदर उतनी ही ज्यादा हाई एनर्जी की वेव पैदा होंगी, और उतनी ही ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। क्योंकि हमेशा याद रखें कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी मतलब उतनी ही ज्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर इसका उल्टा कर लें बेटा तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी ही लो फ्रीक्वेंसी की वेव होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। और इसके बाद अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव कैरी मोर एनर्जी देन अ लो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। बेटा अगर हम एक ही एम्पलीट्यूड की क्या ले रहे हैं, वेव ले रहे हैं, एक ही एम्पलीट्यूड, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमने एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस काज की है उसका जो एम्पलीट्यूड आया वो हमारे पास सेम आ रहा है दोनों वेव्स के लिए, लेकिन एक के अंदर एनर्जी हमने ज्यादा यूज की है और एक के अंदर एनर्जी हमने कम यूज की है। ज्यादा एनर्जी वाली की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी और कम एनर्जी वाली की फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। बेटा अगर सिंपल देखें, हमने ये पढ़ा था फार्मूला 9th क्लास के अंदर कि v इज इक्वल टू डी बाई टी। v इज इक्वल टू डी बाई टी, डी क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस था, t था टाइम और v हमारी थी स्पीड। अब ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली
आपके वेव लेंथ की क्या वेव की क्या है स्पीड है, डिस्टेंस जो एक वेव ट्रेवल करती है इन अ टाइम, जितने टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है एक वेव, हमने उसके लिहाज से ये इक्वेशन लिखी v इज इक्वल टू डी बाई टी। अगर हम एक सिंगल वेव के लिए बात करते हैं तो बेटा एक सिंगल वेव में एक सिंपल वेव के अंदर जो डिस्टेंस होगा, एक सिंपल वेव की हमने बात की थी दो क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान, या दो ट्रफ से ट्रफ के दरमियान, या दो कंप्रेशन से या रेयरफेक्शन के दरमियान, हमने यहाँ पे बात की थी। ये जो वेवलेंथ हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि दो क्रस्ट के दो कंसेक्टिव क्रस्ट या फिर दो कंसेक्टिव ट्रफ, वो ट्रांसफर वेव्स के लिए क्या था, वेवलेंथ थी। लेकिन अगर हम बेटा बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या होगा, दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शन और दो कंसेक्टिव कंप्रेशन, बेटा इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। तो अगर डिस्टेंस जितना कवर हो रहा है वो है वेवलेंथ लैम्डा, और टाइम पीरियड असल में यहाँ पर टोटल टाइम जितना एक वेव प्रोपोगेट करने के अंदर ले रही है, यानी कि एक वेव प्रोड्यूस होने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो इसका टाइम पीरियड है। तो अगर टी यहाँ पे टाइम पीरियड हो तो बेटा ये इक्वेशन बन जाएगी, डी की जगह पे लैम्डा आ जाएगा और ये जो टी था स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड आ जाएगा। और हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है, और ये हमने सिंपल डेफिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर पढ़ा था। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रेसिप्रोकल है 1/t का, तो यहाँ पर ये जो लैम्डा था ये वैसे ही आ, ये देखें यहाँ पे लैम्डा वैसे ही आ गया, और ये जो 1/t था ये क्या बन गया, f, और हमारे पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन। अब ये जो बेटा वेव इक्वेशन है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी सेम है, ट्रांसफर वेव के लिए भी सेम है। आगे हमारे पास है रिपल टैंक। अब ये रिपल टैंक क्या है बेटा, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेव को प्रोड्यूस करवाता है और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के अंदर हेल्प आउट करता है। तो एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं वेव को स्टडी करने के लिए, उसे हम क्या कह रहे हैं, रिपल टैंक। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लेन वेव्स। ये प्लेन वेव पैदा करने के लिए होता है। बेटा प्लेन वेव क्या होती हैं, ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर आपको जो एम्पलीट्यूड है वो सेम देखने को मिलेगा, यानी कि आपको इसके अंदर एम्पलीट्यूड में डिफरेंस नजर नहीं आएगा। यानी जितना ज्यादा क्रस्ट ऊंचा होगा उतना ही नीचा क्या होगा, ट्रफ होगा। यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस, यानी सिंपल अगर हम वर्ड के अंदर बात करते हैं तो बेटा प्लेन वेव ऐसी होती है जिनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर ये याद रखें तो। एंड स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, और आप क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, उसकी खसूसियात को समझने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं। अच्छा बेटा प्रिंसिपल इसका मेन क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि जब आप की मोटर, इस रिपल टैंक की मोटर क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, तो ये प्लेन वेव प्रोड्यूस करेगी। अब प्लेन वेव क्योंकि वाटर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो इसी वजह से हम एक लैंप के जरिए उसका शेडो कास्ट करेंगे एक क्लियर पेपर के ऊपर, जिसका क्या किया जाएगा, उस क्लियर पेपर के ऊपर जब शेडो कास्ट किया जाएगा उस वेव्स का, तो हम आसानी से क्या कर सकेंगे, वेव के बिहेवियर को स्टडी कर सकेंगे। अब इसकी बेटा कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे विद ग्लास बॉटम दैट एक्ट एज वाटर टैंक, कि हम इसे एक जो है रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर इसे जो है वो बनाते हैं जिसके अंदर जो ग्लास बॉटम का यूज किया जाता है, ताकि जब उसके ऊपर हम लैंप के जरिए क्या करें, रोशनी डालें, तो जो वेव होगी उसका जो शेडो होगा वो कहाँ बनेगा, वो नीचे, जिसे हम कहेंगे बॉटम के ऊपर या पैंदे के ऊपर बनेगा। अ स्टैंड फॉर रेक्टेंगुलर ट्रे, एक स्टैंड हमें चाहिए होगा जिसपे हम क्या कर सकें, इस रेक्टेंगुलर ट्रे को रख सकें, और एक वुडन प्लेट हमें चाहिए होगी, एक वुडन प्लेट या वुडन ब्लॉक हम यूज करेंगे जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, वो जो है वाइब्रेटरी मोटर को फिक्स करेंगे। अब जो वुडन प्लेट हमने बेटा यूज किया होगा वो वुडन प्लेट सिर्फ टच कर रहा होगा वाटर को, डिप नहीं होगा, वो सिर्फ टच कर रहा होगा हल्का सा। एक लैंप हम यूज करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बात कही कि हम उसके शेडो को कास्ट करेंगे प्लेन पेपर के ऊपर, तो इसी वजह से हमें एक लैंप चाहिए होगा जो कि वेव के शेडो को कास्ट कर सके। पावर सप्लाई चाहिए होगी कि हम लैंप को ऑन कर सकें, और एक क्लीन पेपर और या व्यूइंग स्क्रीन जो है वो हमें चाहिए होगी बॉटम के नीचे, यानी कि रेक्टेंगुलर ट्रे की जो बॉटम है क्योंकि वो ग्लास की बनी है उसके बिल्कुल नीचे हमने क्या रखना है, एक प्लेन पेपर रखना है या व्यू स्क्रीन रखनी है। तो बेटा ये देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये जो एरिया है इसके अंदर ये वाला जो जगह है बेटा ये है ग्लास टैंक। यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा है वेव पैटर्न जो हम देख सकते हैं,
उसके व्यूइंग स्क्रीन के ऊपर या प्लेन पेपर के ऊपर आपको जो नज़र आ ये है जी वुडन प्लेट जो क्या कर रही है वाटर की सरफेस से टच कर रही है। ये एक स्टैंड है जो हमने इसके लिए यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा ये है हमारी वाइब्रेटरी मोटर जो कि प्लेन वेव प्रोड्यूस करती है। एक लैंप हमने यूज़ किया जो कि क्या कर रहा है, इसका शेडो कास्ट कर रहा है। और हमने पावर सप्लाई लैंप को ऑन करने के लिए यूज़ की। अब बेटा वर्किंग क्या है इसकी, सिंपल जैसा हमने प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को ही थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया है। जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो मोटर क्या करती है, वाइब्रेट करती है। जब मोटर वाइब्रेट करती है तो ये वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है वुडन प्लेट से सीधी वाटर के अंदर। जब वुडन प्लेट से ये वाटर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ये क्या करती है, टैंक के अंदर एक प्लेन वेव्स पैदा करती है। क्योंकि प्लेन वेव्स पैदा हो रही हैं इसी वजह से हमने ऊपर क्या लगाया था, लैंप लगाया था। अब वो लैंप क्या करता है, कास्ट करता है शेडो बनाता है, उसका साया बनाता है। वो साये को हम क्या करते हैं, पेपर के ऊपर स्टडी करते हैं। और फिर हम पेपर के ऊपर स्टडी करने के बाद इनके डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक है रिफ्लेक्शन किसी भी वेव की, बेटा याद रखें किसी भी वेव की रिफ्लेक्शन, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो साउंड की हो, या फिर चाहे किसी भी और वेव की रिफ्लेक्शन की अगर बात की जाए तो जब भी एक मीडियम से जो वेव है वो होती हुई दूसरे मीडियम के साथ टकराएगी वो वापस पहले मीडियम के अंदर लौट आएगी। बेटा इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। When a wave moving in a medium fall on the surface of an other medium, जब वो वेव ट्रेवल करते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पे गिरेगी, दे बाउंस बैक, जिस तरह एक बॉल लगकर दीवार के साथ वापस आ जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से वेव भी लगकर वापस आ जाएगी टू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में जिसमें वो पहले ट्रेवल कर रही थी। इस तरह वापस आएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, ऐसा एंगल जो इसे हम डिटेल से अगले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। जो लाइट वाला है उसके अंदर आपको डिटेल से समझा जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लेकिन अभी के लिए सुन लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा क्या है, हम एक नॉर्मल वेव को कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास एक नॉर्मल प्लेन हो, हम एक नॉर्मल प्लेन को लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल प्लेन है और ये एक प्लेन है जिसके ऊपर हम मीडियम की बात कर रहे हैं और ये हमारा है नॉर्मल जो कि 90 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। अब ये 90 डिग्री जो डिग्री का एंगल है ये है नॉर्मल। और अगर हम कहते हैं कि जो वेव रे आ रही है वो है ये वाली रे जो कि यहाँ पर आ रही है, तो बेटा जो ये एंगल यहाँ पर बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी एक एंगल यहाँ बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रे रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हम किसी वेव को क्या करते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल करते हैं तो जो वेव है वो क्या करती है, सम एंगल बेंड कर जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा, आपने शायद चैप्टर नंबर 3 अगर देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक बुक के अंदर एक आपको डायग्राम नजर आएगी, बल्कि मैं वो आपको यहाँ दिखा ही देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 में एक चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको एक ग्लास दिखाया गया है। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है ये वाली डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर ये पेंसिल असल में ऐसे थी, लेकिन आपको यहाँ पर पेंसिल टेढ़ी नजर आ रही है। ये किस वजह से है, ये दर हकीकत ये लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो इस दौरान क्या होगा, एक मीडियम से एंटर होते हुए वो दूसरे मीडियम में जब वो एंटर होगी वो बेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये चीज टेढ़ी नजर आएगी। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू सेकंड मीडियम एट सम एंगल, जब वो किसी एंगल के साथ एंटर होती है, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं बेटा रिफ्रैक्शन। और आगे है बेटा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस, कि किसी भी वेव का किसी बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाना या फैल जाना, उसे हम क्या कहते हैं,
डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, याद रखें। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट चेंज व्हेन वाटर मूव लेस डेंसर, वाटर वेव मूव्स लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम। यानी कि याद रखें कि फ्रीक्वेंसी जो प्लेन वेव की, अगर हम रिपल टैंक की बात कर रहे हैं तो बेटा रिपल टैंक के अंदर याद रखें एक आपका शैलो वाटर होगा और एक होगा आपका डीप वाटर। जो शैलो वाटर होता है वो ज़्यादातर लेस डेंस होता है, यानी कि उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो डीप वाटर होता है यानी कि गहराई में जो वाटर होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। वहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, इसी वजह से वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। आपने पढ़ा होगा असूल अर्शमीदस, या अगर इंग्लिश में कहें तो प्रिंसिपल ऑफ अरकिमेडिस। तो वहाँ पे आपने एक और टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया था। वहाँ पर मेरे ख्याल में प्रेशर इन लिक्विड इन डेप्थ था। तो वहाँ पर ये बताया जाता था कि जैसे जैसे हम गहराई के अंदर जाते हैं वैसे वैसे माया के अंदर, लिक्विड के अंदर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो इसकी वजह ये थी कि वहाँ पर डेंसिटी क्या हो रही थी, थ्रू आउट तो नहीं, थ्रू आउट तो सेम रहेगी एक फ्लूइड की, लेकिन वहां पर डेंसिटी इंक्रीज कर जाती थी मॉलिक्यूल्स की। फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हम, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो शैलो वाटर वो लेस डेंस होता है, जबकि डीप वाटर क्या होता है वो ज्यादा डेंस होता है। तो होता क्या है अब इसके अंदर, अब ये देखें, ये मेन रिलेशन है जो आपने याद रखना है कि जब हम एनर्जी बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं वेव कहाँ से ट्रेवल कर रही है, डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ। तो डीप वाटर के अंदर मिसाल के तौर पर मैं सिंपल यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर आप कंसीडर करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, एक जो है स्केल है, उस स्केल को आप क्या करें, शहद के अंदर डुबोकर उसे मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फ्रिक्शन की वजह से उसको मूव करवाने में आपको क्या होगी, थोड़ी सी मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आप उसे वाटर के अंदर मूव करवाने की कोशिश करेंगे एक स्केल को, तो वो इजीली मूव करेगा, क्योंकि वहां पे डेंसिटी क्या थी, कम थी। अब बिल्कुल इसी तरीके से वेव के लिए भी, जब वेव क्या करेंगे, डीप वाटर के अंदर मूव करेंगे, इन्हें दिक्कत होगी तो इनकी वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और स्पीड क्या होगी, स्पीड इनकी डिक्रीज कर जाएगी। इससे क्या होगी, वो होगी जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरीके से जब वो लेस डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। जब वेवलेंथ कम हो गई तो जाहिर सी बात है स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन से भी आपको पता चलेगा कि वेवलेंथ अगर कम हुई तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस कंडीशन के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो बेटा ये था आपका पहला चैप्टर। इसके अंदर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कुछ रिव्यू क्वेश्चन हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज के हवाले से वो भी लिख दी हैं, और रिव्यू क्वेश्चन के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के हवाले से जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें लिख दी हुई हैं जो सिंपल है। न्यूमेरिकल डेटा ये इजीली समझ आ जाएंगे आपको यहाँ से, तो ये भी मैं यहीं से बता देता हूँ थोड़ा सा। एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चंस को बता देता हूँ थोड़ा सा, और इसके अलावा फिर आगे जो है न्यूमेरिकल्स के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर आप एग्जांपल देखेंगे, हमने पढ़ा था मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, कुछ पढ़ने की और जरूरत ही नहीं है, ये आपका आंसर होगा। मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज 4 टाइम। बेटा याद रखें हमने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं जो हमने टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए लिखा था, यहाँ पे कहीं आपको मैथ्स नजर नहीं आ रहा। चाहे मैथ्स आप 10 गुना कर दें, 20 गुना कर दें, 30 गुना कर दें, जितना मर्जी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड को, क्योंकि टाइम पीरियड मैथ्स पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इसी वजह से यहाँ पे देखें रिमेन सेम, पेंडुलम की मोशन के टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेटा इसके लिए हम यूज करते हैं मोस्टली स्लिंकी जिसे कहते हैं, ये एक हेलिकल स्प्रिंग होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव दोनों ही प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। वेव ट्रांसफर हमने भी पढ़ा, वेव एज अ
कैरियर ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी को ट्रांसफर करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये देखें, ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज। कंडक्शन भी क्या करता है, एनर्जी रेडिएशन को ट्रांसफर करता है। रेडिएशन भी क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। वेव मोशन भी क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। इन अ वैक्यूम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम। बेटा याद रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोस्टली लाइट वेव्स होती हैं मोस्टली, तो इसी वजह से इनकी स्पीड सेम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। इसके बाद बेटा ये तो सिंपल एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर देखें, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी कहा गया जी, ये फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, वेवलेंथ है 50 सेंटीमीटर। कंप्लीट वेव क्योंकि प्रोड्यूस कर रहा है, तो वेवलेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी सिंपल 50 मल्टीप्लाई 30 करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है v इक्वल टू एफ लैम्डा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। बेटा हमने सबके रिलेशन देखे हैं। हमने कहा v इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने कहा था स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रिलेट करती हैं। v इक्वल टू एफ लैम्डा, जो सिंपल हमने ये इक्वेशन लिखी थी, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एम्पलीट्यूड का तो कहीं जिक्र ही नहीं था, तो एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं था, तो इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट है। तो अभी हमने इस वाले एमसीक्यूज को भी साथ ही हल कर लिया। इसका आंसर ये होगा v इक्वल टू एफ लैम्डा। आगे देते हैं रिव्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो सिंपल है मैं पढ़ भी देता हूँ, और ये सारे उसके बाद व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल डेफिनेशन पूछी हुई है, नेसेसरी कंडीशन बेटा मैंने लिख दी है। थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा देखें, यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। जो आपने हुक्स लॉ के अंदर आपने देखी थी एक डायग्राम, वो वाला वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम था। इसके अलावा बेटा अगर कोई बॉडी हम सर्कल के अंदर रोटेट करवा रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स देकर, तो उसका शेडो भी क्या शो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन की बेटा आगे डेफिनेशन है, वेव और उसकी टाइप्स के बारे में पूछा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स के बारे में पूछा हुआ है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा 12.6 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कहा गया ड्रॉ ट्रांसफर वेव, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपने क्रस्ट और ट्रफ 2 सेंटीमीटर हाई बनाना है और लो बनाना है, और वेवलेंथ टोटल उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये देखें, टोटल वेव बनाई है हमने 4 सेंटीमीटर की जो लंबाई में है, और ऊंचाई और उसकी ये जो है डाउनवर्ड जो पोजीशन है, इसके अंदर जो लीस्ट पोजीशन है, ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। आपको डायग्राम में लग रहा होगा, लेकिन जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये परफेक्ट बनेगी। और इसके बाद है बेटा ड्राइवर रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वाई। भी हमने वेव इक्वेशन के अंदर पढ़ा। इसके बाद हमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये भी हमने पढ़ा है बेटा। और डज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ, इफ नॉट हाउ दीज क्वांटिटीज आर रिलेटेड। बेटा हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर कि ये यहाँ पर कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने से वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इनका रिलेशन, आप इसे 2 से 3 लाइनों के अंदर एक सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर बेटा सबसे पहला, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल व्हाट विल बी द चेंज ऑफ टाइम पीरियड। अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। अब इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूले के ऊपर देखना पड़ेगा। अब ये जो बेटा फार्मूला है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेंथ है स्क्वायर रूट। अगर आप इसे क्या करते हैं, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट l के। ठीक हो गया। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो t स्क्वायर l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अगर हम t को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट l के। अगर इस ये चीज़ g हमने कांस्टेंट लिया, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो t हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट l के। लेकिन अगर हम देखें l के लिहाज से, तो अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर। तो t स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिंपल l के। तो
यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर। अगर हम क्या करते हैं, लेंथ को डबल करते हैं तो टाइम पीरियड 2 की स्केयर की पावर बन जाएगी, यानी कि 2 टाइम पीरियड हमने लेंथ हमने क्या कर दी, इसकी फर्ज कर लें वैल्यू x थी, इसकी फर्ज कर लें वैल्यू भी x थी, ठीक है, कुछ वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू थी। तो अगर हम क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो ये स्केयर है इसके ऊपर, ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2, तो वो क्या बन जाएगा 4। अगर हम लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो जो टाइम पीरियड होगा 3 की पावर 2 मतलब के 9 टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर हम कम करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से ये काम भी होगा। अगर हम फर्ज करने से हाफ कर देते हैं, 1.5 1/2 अगर कर देते हैं तो बेटा अब 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो टाइम पीरियड आपका 1/4 हो जाएगा। नाउ बिकॉज देयर इज, अच्छा अगला क्वेश्चन है बेटा, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप बाउंसिंग। बेटा आपने देखा होगा जब बॉल कोई बाउंस करती है फ्लोर के ऊपर, उसका कोई मेन पोजीशन नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता वो बाउंस करते करते रुक जाती है। तो इसी वजह से क्योंकि वो मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट नहीं कर रही, चाहे कि उसका एक्सेलरेशन क्या है टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, लेकिन उसकी मीन पोजीशन फिक्स नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, नीचे की तरफ मूव करती जा रही है। इसी वजह से ये जो है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, और ना ही ये पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन नहीं है इसी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इसके बाद बेटा व्हाट टाइप ऑफ वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल। बेटा ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। इसके अलावा प्लेन वेव्स हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, और ये किस तरीके से, ये सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर ये डिस्कस किया था। इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर अगर हम देखें, अब सिंपल यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूलाज ऐसे लिख के दिए कि वो आसानी से सोल्व हो सकते हैं। इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, अगर लेंथ आपने डबल कर दिया, व्हाट विल द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, यानी आपने टाइम पीरियड को फाइंड करना, ठीक हो गया। अच्छा ये तो सॉरी ये तो कंसेप्चुअल है ना, हमने तो न्यूमेरिकल कर लिया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 सेकंड, टाइम पीरियड क्या है 2 सेकंड है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून, जबकि ग्रेविटी ऑफ मून क्या है बेटा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के हमने डिवाइड कर दिया है 6 से, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें गिवन डेटा के अंदर टाइम पीरियड दिया गया था 2 सेकेंड, हमारे पास ग्रेविटी थी अर्थ की 10 मीटर पर सेकेंड, तो ग्रेविटी ऑन मून 10/6 होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था GE डिवाइडेड बाय 6। हमने फाइंड क्या करनी है लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन मून। बेटा लेंथ के लिए फॉर्मूला याद रखें, L इज इक्वल टू टी स्क्वायर G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर होता है, ये हमारे पास फार्मूला है। सोल्यूशन की एक बार दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा मैंने बिल्कुल इस तरीके से, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है E से अर्थ के लिए और M से मून के लिए। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दी, T के लिए वैल्यू 2 थी, G के लिए वैल्यू 10 थी, 4 वैसे ही, पाई की वैल्यू एंटर कर दी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर T के वैल्यू 2, GM के लिए 10/6, 4 वैसे ही, और पाई की जगह पर उसकी वैल्यू। कैलकुलेटर पर कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर पे जस्ट वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो लेंथ ऑन अर्थ ये आ गई, लेंथ ऑन मून ये आ गई, सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद दूसरा देखें बेटा, अब पेंडुलम, आपके पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ ये है, मून के ऊपर है, यानी हमें जीब उसने पूछा है और उसने टाइम पीरियड बता दिया। हमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं गिवन, हमारे पास लेंथ है, टाइम पीरियड है, जी की वैल्यू उसने हमें पूछी है। तो बेटा अगर आप इसी फार्मूले को देखें, इस फार्मूले के अंदर हमने जी निकालना है, ये 4 पाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें, टी स्क्वायर को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। लेंथ हमें दी गई हुई है, टाइम पीरियड हमें दिया गया होगा, जी हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास सिंपल फार्मूला ये आ गया। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और आंसर सोल्यूशन में एक बार फिर लिखेंगे, फिर पुटिंग द वैल्यूज, आगे है 4 पाई की जगह पे उसकी वैल्यू, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, एल की जगह पर उसकी वैल्यू, डिवाइड वैसे ही, और टी की जगह पे बेटा उसी की वैल्यू, और ऊपर स्क्वायर वैसे ही जिस तरह के पहले हमने लिखा हुआ था। कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेटर पर ये सारी चीजें टाइप करें और इक्वल घुमाएं आपका आंसर। इसके बाद हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ ऑन मून, वैल्यू ऑफ जी, जबकि वैल्यू ऑफ अर्थ क्या है जी की, वैल्यू ऑन जी ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जबकि मून के ऊपर 1 and
सिक्स उसकी 1/6 जो है वो उसकी है मून की जो है वो ग्रेविटेशन है। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे जो है मेन चीज़ें रिक्वायर्ड है वो क्या है, वो हमने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है टाइम पीरियड। सिंपल हमने फार्मूला लगाना है, जबकि लेंथ हमारे पास कॉमन है 1 मीटर, हमने दोनों ही 1 मीटर यूज़ की है। तो सिंपल हमने लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून 1 मीटर यूज़ की है। ग्रेविटी जो हमारे पास मून की है वो है 10/6, ग्रेविटी ऑन अर्थ 10। हमने टाइम पीरियड फार्मूला t इज इक्वल टू 2π/L/g लगाया और फार्मूले में वैल्यूज पुट करके जस्ट कैलकुलेटर पे लिखे और आंसर। इसके बाद बेटा 12.4 है, सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। कैलकुलेट इस लेंथ जी, जबकि आपको ये दे दिया गया, यानी सिंपल आपसे टाइम पीरियड के बारे में बता दिया गया है कि टाइम पीरियड उसका 2 सेकंड है, लेंथ उसकी आपने फाइंड करनी है और आपको जी की वैल्यू भी दे दी गई है। सिंपल हम दोबारा जो है वो लेंथ के लिए फार्मूला लगाएंगे। लेंथ के लिए हमने फार्मूला वही लिखा जो हमने पहले लिखा था, वैल्यूज पुट की, बाकी सारा कैलकुलेटर पे आपने ऐसे एज इट इज टाइप करना है, एंटर दबाएं, आपका आंसर और रिजल्ट हमारा ये। सिंपल, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से आगे हमारे पास है जो है 10.5, अगर 100 वेव पास कर रही है 20 सेकंड के अंदर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होगा। इफ द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट स्पीड। यानी हमारे पास 3 चीजें पूछनी, एक तो फ्रीक्वेंसी, एक टाइम पीरियड और एक क्या था बेटा, एक उसकी क्या थी, स्पीड थी। तो हमारे पास 3 चीजें पूछी, दिया क्या है, 3 चीजें, टाइम, टोटल टाइम, नंबर ऑफ वेव्स और वेव लेंथ। तो अब कैसे करना है, सिंपल हमने यहाँ पर जो है यूज करेंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स थी 100, टोटल टाइम था 20। अब यहाँ पे देखें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करना है टोटल टाइम, टाइम पीरियड को हमने शो करना है कैपिटल टी से। ये बात जरूरी है, अगर आपने इसे कैपिटल टी लिख दिया आपका जो है क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। तो ये जो वेव लेंथ है ये थी 6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड कर दिया हमने 100 से। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमने फाइंड करनी है, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है और वेलोसिटी हमने फाइंड करना है, कितना कुछ फाइंड करना है। अब देखें, सिंपल हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन टोटल टाइम, तो उसे हमने ये कहा था फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल इस तरीके से नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन टोटल टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। अब यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट की है, एन थे हमारे पास 100, टी हमारे पास था 20 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 5। टाइम पीरियड निकालने के लिए सिंपल 1/5 कर दें, क्योंकि हमने कहा था फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या है, टाइम पीरियड, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब हमारे पास ये फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v हमने फाइंड करना था, f की जगह पे उसकी वैल्यू और लैम्डा की जगह पे उसकी वैल्यू, वैल्यूज पुट की और आंसर। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल है, वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। यानी हमें फ्रीक्वेंसी दे दी उसने 12 हर्ट्ज। वेव लेंथ बेटा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। उसने क्या कहा है, स्पीड फाइंड करेंगे। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है। यानी हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, हमारे पास वेव लेंथ है, मीटर में ये हो गई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है। सिंपल v निकालना है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमारे पास वैल्यूज पुट करें और आंसर। कोई चीज जो है वो मुश्किल नहीं इसके लिए। अब आगे आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है, पूछी गई है कि बताएं कि ये क्या होंगी, जबकि हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, टाइम भी दे दिया गया है और लेंथ भी दे दी गई है। अब जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक ट्रांसफर वेव है, फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है, वो क्या कर रही है, 90 मीटर ट्रेवल कर रही है और टोटल टाइम कितना ले रही है, हाफ सेकेंड। अब उसने हमें टोटल टाइम और डिस्टेंस दिया, ठीक हो गया। टोटल टाइम और डिस्टेंस हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू d/t, हम यहाँ पर वो यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें दे दी, टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे आसानी के साथ, वेव लेंथ भी अब हम इसी तरीके से निकालेंगे और
उसके साथ स्पीड भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ये थी, डिस्टेंस ने ये बताया था, टोटल टाइम स्मॉल टी ये था। अब उनसे पूछा गया कि क्या है टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ। अब हमने स्पीड के लिए फॉर्मूला सिंपल लगाया डी बाई टी, डिस्टेंस था 90, टाइम था 0.5, आंसर आ गया 180, सिंपल। अब हमने यहाँ पे लैम्डा लगाना है। लैम्डा के लिए अब दो फार्मूला यूज किए जा सकते हैं, या तो आप फ्रीक्वेंसी को यूज कर लें v बाई एफ करके, या तो वैसे यूज कर लें, या फिर d बाई टी एफ ये यूज कर लें, ये आपकी मर्जी है। यानी कि अगर आप v पहले नहीं निकाला आपने तो आप ये फार्मूले के जरिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस वेवलेंथ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सिंपल फार्मूले को रख के चलेंगे v इज इक्वल टू वेवलेंथ, तो इससे भी क्या हो सकता है, सोल्व हो सकता है। तो v लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। v क्या था बेटा 180, f कितना था 190, आंसर आपका आ गया। इस तरीके से टाइम पीरियड के लिए भी अगर आप फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो आप, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज है। तो टाइम पीरियड क्या है, लैम्डा डिवाइडेड बाय एफ ओवर टी। अब ये जो है बेटा ये कहाँ से आया, ये असल में हमने नंबर ऑफ वेव्स को पहले कैलकुलेट किया। ये जो बेटा एफ टी आपके पास आएगा, जो एफ टी है, एफ टी बेसिकली यहाँ पर आपको क्या देगा, नंबर ऑफ वेव्स देगा। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे क्या लगाई है, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लगाया है। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, लैम्डा डिवाइडेड बाय एफ टी, सिंपल वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से बेटा हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसे हमने वेवलेंथ दे दी है 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या है 4.8, स्पीड उसने पूछी है, टाइम पीरियड उसने पूछा है, फ्रीक्वेंसी दे दी तो टाइम पीरियड तो निकल आएगा। उसके बाद स्पीड पूछी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्पीड भी आ जाएगी। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले वेवलेंथ थी और फ्रीक्वेंसी थी, दो चीजें पूछी हैं, टाइम पीरियड और स्पीड। अब हमने क्या करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमने यूज किया और हमने क्या निकाल लिया, सिंपल v निकाल लिया। टाइम पीरियड के लिए हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल ले लिया, इससे हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ। तो हेंस रिजल्ट हमने लिख दिया। इसके बाद बेटा अगला न्यूमेरिकल, अगले न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स whose wavelength is 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ कितनी है बेटा 40, टोटल डिस्टेंस क्या है 80 सेंटीमीटर और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 5 हर्ट्ज। फाइंड द टाइम, यानी टोटल टाइम हमने निकालना है, हमने यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं टोटल टाइम निकालना है। तो अब हमने क्या करना है, हम वही फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास था v इज इक्वल टू डी बाई टी और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसके जरिए हम फार्मूला यूज करेंगे t इज इक्वल टू डी बाई एफ लैम्डा। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ था, डिस्टेंस को हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, मीटर में, 80 सेंटीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके, जबकि लैम्डा हमारे पास मिलीमीटर में था तो हमने उसे कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके मीटर में। सिंपल वैल्यू पुट करें कैलकुलेटर पर, जस्ट आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। इस तरीके से आगे क्या है 10.10, अब इसके अंदर ये सिंपल है, v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला है। आपको बताया गया है कि एक जो है वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है। 1 मेगाहर्ट्ज ने बता भी दिया कि 10⁶ होता है। अगर आपको वो टेबल याद हो प्रीफिक्सेस का तो आपने उसमें पढ़ा था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फार्मटो, आटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो खैर जी आपको उसने क्या दे दी, वेव की स्पीड दे दी और आपको पूछ रहा है वेव लेंथ क्या होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हमने सिंपल पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट किया और हमारे पास जो स्पीड थी वो दे दी। अब वेवलेंथ क्या होगी एक वेव की, तो हमारे लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला था v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, v ओवर एफ के इक्वल आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ, वैल्यूज पुट की तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हुआ, बहुत मुश्किल चैप्टर था। खैर जिसको तो समझ आ जाए उसके लिए तो मुश्किल नहीं है।
लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहर कैफ, ये हमारा चैप्टर एक काम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगला चैप्टर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।